प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का पहला अध्याय। मित्रों पहले हम आपको ये बताएंगे कि हम लोगों का जो ये पेपर है उसका नाम क्या है। कभी कभी हमने देखा है परीक्षाओं के समय में बच्चों को सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि हम थर्ड सेमेस्टर या सैन्य विज्ञान लिख देते हैं, लेकिन अगर उनको लिखना पड़ता है कि पेपर का नाम क्या है तो बच्चे नहीं लिख पाते, क्योंकि उन्हें सिर्फ सैन्य विज्ञान का ही ज्ञान होता है कि हम मिलिट्री साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन हमारे इस पेपर का वास्तव में नाम क्या है वो नहीं जानते। ठीक है, तो कंडीशन जैसे भी है आजकल के बच्चों की ये कंडीशन है। तो ठीक है, तृतीय सेमेस्टर में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े हैं युद्ध का उदाहरणात्मक स्वरूप, सेकंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़े हैं भारतीय सैन्य इतिहास या भारतीय युद्ध कला, इसलिए थर्ड सेमेस्टर में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं जो उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा। जैसा कि आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, तो ये थर्ड सेमेस्टर के आपका पेपर का नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा। अब मित्रों सबसे पहले हम आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग जाने सुरक्षा क्या है। सुरक्षा को देखा जाए तो प्रारंभ से लेकर जब से मानव पैदा हुआ है उस समय सुरक्षा शब्द जो है सिर्फ युद्ध से ही जो रक्षा वाली चीज है, युद्ध से आक्रमण से बचाव को ही हम सुरक्षा मान लेते थे, क्योंकि मानव जब से आया है धरती पर युद्ध को साथ लेकर आया है और बीच में मात्र कुछ ही समय ऐसा मिला है जहां पर नागरिकों ने शांति की अनुभूति की है। बाकी अधिकांश समय व्यक्तियों को, राज्यों को युद्ध ही झेलने पड़े हैं। भाई एक राज्य जो कि मानव के अंदर जो ये तृष्णा भरी होती है, इच्छाएं भरी होती हैं, यही चीज़ें युद्धों को जन्म देती हैं। भाई हम लोग जैसे चाहते हैं ना कि हम लोगों को कोई चीज़ बनाना ना पड़े, अगर बनाया मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो वही कंडीशन होती है मानव स्वभाव में, तो वही है मानव स्वभाव ये चीज़ लेकर आया है तृष्णाओं को, यानी दूसरे राज्यों पर अधिकार करना, दूसरे के अपने क्षेत्र का विस्तार करना। कहीं नारियों के लिए युद्ध हुआ है तो कहीं राज्यों के लिए युद्ध हुआ है, कहीं जो है बंटवारे के लिए युद्ध हुआ है। तो युद्ध के कितने कारण हो सकते हैं इसका कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है मित्रों, युद्ध के बारे में हम आपको शायद बता भी चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको फिर से बताएंगे। अब आप समझ सकते हैं युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता। जब भी युद्ध हुआ है, युद्ध में क्या होता है, नरसंहार होता है। अब आप समझ सकते हैं अगर दो राज्यों के बीच में युद्ध होता है, दो राज्यों के बीच में युद्ध होता है तो एक राज्य विजेता होता है, दूसरा पराजित होता है। तो सीधी सी बात, जैसे पहले राज्यों का समय होता था कि दूसरे राज्य की सेनाएं सीधे पराजित राज्य पे अटैक करती थीं, वहां पर लूट मार, ना जाने कितना नरसंहार, महिलाओं से लेकर बच्चों तक का नरसंहार, पुरुषों तक का नरसंहार। पुरुष तो ज़्यादा युद्ध में ही मार दिए जाते थे, राज्य में बचती थी महिलाएं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों की हत्याएं, कत्लेआम, जो कुछ भी होता था वो सब कुछ करते थे, लूट लपेट धन दौलत सब कुछ करते थे, अंत में राज्य पर अधिकार भी कर लेते थे। अब वो राजा का स्वभाव है कि राज्य में रहने वाली महारानियां, राजकुमारियां, दासियां, उनके साथ कैसा व्यवहार वो लोग करते हैं। अब ये हिंदुस्तान की परंपरा है कि हम लोग, हिंदुस्तान की परंपरा है कि हिंदुस्तानी महिलाओं का भी सम्मान करते हैं, लेकिन ना कि जो है और भी आक्रांताओं की। सिकंदर हो गया, इधर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, अब्दाली, ये सब चीज़ें देखा जाए तो विदेशी जो आक्रांता है यहाँ पर केवल लूट खसोट मचाए, हम लोग कभी किसी को लूटने नहीं गए, ये भारतीयों की परंपरा रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखा जाए तो आज के समय की राष्ट्रीय सुरक्षा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सुरक्षा का जो नया दौर चला है उसमें हम लोग कई तत्वों को जोड़ दिए हैं। अभी तक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो सिर्फ सेनाओं से आक्रमण हुआ, आक्रमण से बचाव को ही हम राष्ट्रीय सुरक्षा मान लेते थे, जबकि वास्तव में जो है वो मात्र रक्षा शब्द है। रक्षा शब्द जो है सुरक्षा का मात्र एक अंग है। ठीक है, जबकि सुरक्षा की धारणा तो वो सुरक्षा की अवधारणा तो बहुत ही व्यापक है, यानी आज के समय में हम सुरक्षा को किन्हीं निश्चित शब्दों में नहीं बांध सकते। ठीक है, अब यूं समझ लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध, पहले युद्ध ज़्यादा होते थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों का जब निर्माण हुआ तो इतना ज़्यादा भयादोहन की स्थिति व्याप्त हो गई कि आपस में यानी परस्पर विनाश का भय इस तरह व्याप्त हो गया कि कोई किसी पर परमाणु आक्रमण नहीं कर सकता, और करेगा भी नहीं। परमाणु आक्रमण करने का मतलब ही है आत्महत्या करना। ठीक है, तो युद्ध तो खैर कम हो गए, छोटे छोटे संघर्ष भले होते रहे, लेकिन जो बड़े संघर्ष हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति वो कभी नहीं आई। क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे विश्व युद्ध में संपूर्ण
धरती का ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि धरती पर इतने जो है भयानक हथियार मौजूद हैं इस समय। उसमें परमाणु हथियार हो गया, न्यूट्रॉन हथियार हो गया, हाइड्रोजन बम हो गए, रासायनिक और जैविक हथियार हो गए। जैविक हथियारों का आप लोगों ने एक जो है नज़ारा आप लोगों ने देख ही लिया है, कोरोना पीरियड अभी आप लोग देखे होंगे। अब आप समझ सकते हैं, जब एक जैविक हथियार संपूर्ण विश्व को कंपायमान कर दिया, मात्र एक जैविक हथियार जिसको सिर्फ जो कि मात्र फटक कर जो है बाहर चला गया था, उसने संपूर्ण विश्व में महामारी फैला दी। तो आप सोचते हैं जब कभी लड़ाई भी होगी, लड़ाई के मैदान में इन हथियारों का प्रयोग होगा, तब कंडीशन क्या होगी। ठीक है, हालांकि आइंस्टीन ने भी कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ, इसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ, तो इसके बाद का अगर कोई युद्ध होगा तो उसमें लाठी डंडे और पत्थर ही चलेंगे, क्योंकि हथियार कुछ नहीं बचेंगे। क्योंकि हमें लगता है अगली सृष्टि की जब रचना होगी तभी अगला कोई युद्ध होगा। ठीक है, तो अब आप हम राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब इस तरह हम आपको समझा सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को आप एक प्रकार से देख सकते हैं, एक व्यक्ति की सुरक्षा और एक राष्ट्र की सुरक्षा। बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक व्यक्ति की सुरक्षा एक राष्ट्र की सुरक्षा। पहले के कंडीशन में राज्य ऐसा नहीं है, आज के समय में आप देख सकते हैं तो युद्ध कम हो गए, महामारी खत्म हो गई, अरे सॉरी नरसंहार खत्म हो गया। कहीं कहीं पर हो रहा है वो बात दूसरी है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो भयानक युद्ध होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, जिसमें परमाणु हथियार जो कि वर्तमान समय मौजूद हैं उनका प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, तो एक व्यक्ति की सुरक्षा एक राष्ट्र की सुरक्षा। अब आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति किन परिस्थितियों में वो मर सकता है। जिन परिस्थितियों में वो मर सकता है वे सारे तत्व एक व्यक्ति की सुरक्षा के अंतर्गत आ सकते हैं। इसी तरह एक राष्ट्र के अस्तित्व किन किन परिस्थितियों में खतरे में पड़ सकता है, वे सभी चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा के तत्वों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसीलिए सामान्य तौर पर सुरक्षा को हम लोग इस तरह परिभाषित करते हैं, एक राष्ट्र को जिस समय जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वे सभी चीज़ें उसके हितों की श्रेणी में आते हैं, और उन्हीं हितों को बनाए रखना, सुरक्षित रखना, बढ़ाना ही राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको हम उदाहरण दे देते हैं, जैसे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति हो गया और एक राष्ट्र हो गया। अब एक व्यक्ति को अगर हम सुरक्षा के दौर में अगर देखते हैं तो किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता। भाई अगर एक व्यक्ति है, अगर हम उसको हथियारों से आक्रमण करते हैं तब भी वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, अगर उसके पास भोजन नहीं है भूख से मर जाएगा, कपड़े नहीं हैं, पर्यावरण वातावरण ठंडी गर्मी झेलते हुए मर जाएगा, अगर उसके पास जो है पर्यावरण ऑक्सीजन की कमी है तब भी वो मर जाएगा, अगर बीमार है बीमारियों ने घेर लिया है, अगर उसको हम दवा नहीं करा पाए तब भी वो मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक व्यक्ति जो है कितनी परिस्थितियों में उसके ऊपर कितने खतरे मंडरा रहे हैं, वही सभी तत्व वही सभी खतरों वाले तत्व जो है उनसे बचाव रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। ठीक है, महामारियां आती हैं उसमें भी लोग मर जाते हैं, भूखे व्यक्ति मर जाते हैं, नंगे व्यक्ति मर जाते हैं, ठंडी से मर जाते हैं, गर्मी से मर जाते हैं, पर्यावरण से मर जाते हैं, ऑक्सीजन से मर जाते हैं, और इधर ग्लोबल वार्मिंग जो धरती का तापमान बढ़ रहा है इससे भी बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, अगर जल उनको साफ नहीं मिला, जल भी अगर प्रदूषित हो गया तब भी उनकी जो है उनके लिए खतरा ही खतरा है। तो इसी प्रकार एक राष्ट्र भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग केवल युद्धों के बारे में ही सोचते थे, ऐसा होता था पहले युद्ध होते थे, युद्धों से ही फसलें भी नष्ट होती थी, युद्धों में ही महामारी यानी नरसंहार होता था। उन नरसंहारों में ऐसा नहीं है कि जब जहाँ जिस राष्ट्र में हजारों लोगों को कत्लेआम कर दिया जाए, लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया जाए, तो वहाँ सबका कफन दफन और उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता था। तो ऐसी स्थिति में कोई जल में पड़ा है, कोई नदियों में मरा पड़ा है, तो वहाँ पर जल प्रदूषण के साथ साथ जब पानियाँ पीने का वही व्यवस्था था पानी पीने के लिए, तो वहाँ भी महामारियाँ फैलती थी। आप लोग पूछे होंगे, जरा अपने दादा बाबा से पूछिए कि पहले जो है हैजा जैसी बीमारियाँ होती थी, उनका कोई इलाज नहीं होता था। आज के समय में टेक्नोलॉजी की देन है कि हम लोग बीमारियों पे काबू पा लिए हैं, लेकिन फिर भी खाद्यान्नों पे काबू पा लिए हैं। उस समय युद्धों में फसलें भी नष्ट होती थी, लेकिन उन सब का कारण हम लोग युद्ध को ही मान लेते थे, क्योंकि युद्धों से ही महामारियाँ फैलती थी, युद्धों से ही नरसंहार होता था। इसलिए सबका दायित्व सबका कारण हम युद्धों को मान लेते थे, मान लेते रहे हैं। अब आज के समय में युद्ध कम हो रहे हैं, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी की देन है कि इतनी सारी जो है अन्य बुराइयां भी पैदा, अन्य सारी खतरे भी पैदा हो रहे हैं।
ठीक है। तो इसी तरह एक राष्ट्र के लिए भी आप ले लीजिए, जैसे व्यक्ति वैसे राष्ट्र। भाई राष्ट्र पे अगर किसी ने आक्रमण किया तब भी सुरक्षित नहीं है। हमारी सीमाओं की रक्षा करना हमारा पहला दायित्व है। अगर टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अगर हम पिछड़ गए, तकनीकी क्षमता हमारी अगर कमज़ोर हो गई, भाई सामने वाले के पास परमाणु बम है, हमारे पास राइफलें हैं, तो क्या हम लड़ पाएंगे उससे? बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। अर्थात समय के साथ चलना भी या टेक्नोलॉजी की वृद्धि करना। पड़ोसी राज्य, चूँकि आप लोगों को हमने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया भी है या सेकंड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया है, कौटिल्य ने क्या कहा है, पड़ोसी ही पड़ोसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है। तो इसलिए पड़ोसी को मद्देनजर रखते हुए तो आपकी अपनी रक्षा तैयारियों को करना ही होगा। अब आज के हथियार इतने महंगे हैं कि भोजन से भी कहीं ज़्यादा महंगे हैं। जितने में हम एक लड़ाकू विमान खरीदते हैं, उतने में हम जो है अपने देशवासियों को ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, और इतना नष्ट होने में भी उनको समय नहीं लगेगा। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा पहला दायित्व है। एक राष्ट्र की सुरक्षा ही हमारा पहला दायित्व है। और इसी जो है क्या बोलते हैं, अच्छा बजट को कम करने के लिए हम कई चीज़ों का सहारा लेते हैं। ठीक है। सैनिक संधियाँ कर लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर लिए, और छोटे छोटे राज्यों को अपने अर्थव्यवस्था या आर्थिक संधियाँ कर लिए, ताकि बजट कम पड़े एक राष्ट्र पे। लेकिन अगर एक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा की दायित्व निभाना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए तो टेक्नोलॉजी से लेकर सारी व्यवस्थाएं और खतरों को मद्देनजर रखते हुए ही रक्षा नियोजन और व्यवस्थाएं करना पड़ता है। ठीक है। तो इसी प्रकार एक राष्ट्र के अंदर कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? पर्यावरणीय खतरे हो सकते हैं। भाई बीमारियां, महामारियों से बचने के लिए मेडिकल व्यवस्थाएं, अस्पतालों की सुविधा भी राष्ट्र को देना पड़ता है अपने नागरिकों को। सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। पर्यावरण संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो भी देखना पड़ता है। और जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसमें भी ध्यान देना पड़ता है। और आप देख रहे हैं आज खाद्यान्न की समस्या भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन खाद्यान्नों के साथ साथ वहाँ पर हम जिन केमिकलों का प्रयोग करते हैं, जिन दवाओं का प्रयोग करते हैं, वो कितने भयानक दवाएं होती हैं, उनसे भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। पर्यावरण खराब हो रहा है। ठीक है। इतने सारे हम जो है औद्योगिकरण हो गया, वहाँ से निकलने वाले धुएं, मोटर गाड़ियों से हम लोग जो अभी तक पैदल चलते थे, हम लोग मोटर गाड़ियों से चलना शुरू कर दिए, विज्ञान की देन है। तो वहाँ से भी वातावरण तो खराब हो रहा है ना। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, वो भी हमारे लिए खतरा है। जो हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे हैं, वो भी खतरा है। जो हम लोगों के लिए औद्योगिकरण में हम लोग आज विकास की चरम सीमाओं पर पहुंचे हैं, वो भी हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा ही खतरा है। आप देखे होंगे पहले के व्यक्ति अगर महामारी से बचे रहे तो सैकड़ों वर्ष तक वो जीवित रहते थे। लेकिन आज की कंडीशन क्या है? सैकड़ों वर्ष पूरा करने वाले कोई गिने चुने लोग ही आपको मिलेंगे। ठीक है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आप समझ गए होंगे, जो कि पहला चैप्टर था और हमारा ये पेपर भी है। बाकी आगे हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में और उनके तत्वों के बारे में भी विस्तार से हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे पेपर का नाम है, इसीलिए हम राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले आपको बताए हैं। ठीक है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा आज की अब सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं है। युद्ध और ये सेनाओं से, सैनिक आक्रमणों से सीमाओं की सुरक्षा को एक नया नाम दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं रक्षा या प्रतिरक्षा। आक्रमण के बदले में हम उनसे बचाव के लिए क्या करते हैं। ठीक है। क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे के राष्ट्र को छीनने के लिए आक्रमण करता है, तो दूसरा राष्ट्र अपने राष्ट्र को बचाने के लिए युद्ध करता है। युद्ध तो हर परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से, कोई युद्ध थोप देता है तो कोई अपने बचने के लिए युद्ध करता है। ठीक है। तो युद्ध से हम आज के समय में बच नहीं सकते। ठीक है मित्रों। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा में कितने तत्व हैं, इसके बारे में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो आज के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा इतना व्यापक हो गया है कि उसको हम किन्हीं शब्दों में, किन्हीं तत्वों में हम नहीं बांध सकते। क्योंकि आप देख सकते हैं आज मौत के तरीके कई हैं। कुछ व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं, वो भी तो सुरक्षित नहीं है। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, तब भी सुरक्षित नहीं है। तो वही कह रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के कितने तत्व हो सकते हैं, हम उसको नहीं कह सकते। ठीक है। व्यक्ति की सुरक्षा के कितने तत्व हो सकते हैं, हम नहीं कह सकते। व्यक्ति किन परिस्थितियों में उसके ऊपर खतरा मंडराने लगे और वह धरती छोड़ दे, राष्ट्र के ऊपर कौन सी परिस्थितियां आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इतना व्यापक हो चुका है राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा
इतना विस्तृत हो चुका है कि हम निश्चित तत्वों में उसको बांट नहीं सकते, लेकिन कुछ तत्वों के बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य एवं राष्ट्र राज्य के बारे में। ठीक है, तो पहले राज्य राष्ट्र जो भी होगा हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।